है ना, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो उनकी बात हमें समझना है। दूसरी एक और न्यूज है जो एसोचैम से रिलेटेड है। एसोचैम, तो एसोचैम ने क्या क्या है क्या नहीं है उस पे हम बात करेंगे, और ये क्यों क्यों आज ये न्यूज में है एसोचैम। और उसके बाद क्योंकि जो एसोचैम है उसने जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसको लेके कुछ डिसीजन दिया है, ये पीआईबी का न्यूज है। और दूसरा उसमें है एक और न्यूज है, वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप है ना। कल शेख हसीना जी का और हमारे पीएम की बात हुई है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप पे। और दूसरा एक और है जो योग आसना, यानी योग आसन को हमारे खेल मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एज ए स्पोर्ट में शामिल करने की बात की है योग आसन को, उस पर भी कुछ बात होगी। उसके बाद है एक है प्रधान पीएम आशा। चलिए हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो भी आज की न्यूज है, देखो द हिंदू में बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही हैं कि बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, और आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है पीआईबी पे और डीडी न्यूज पे और एआईआर। पीआईबी में कुछ ज्यादा आ जाता है इंफॉर्मेशन, तो पीआईबी पे थोड़ा फोकस ज्यादा किया कीजिए आप लोग, ठीक है, पीआईबी पे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पीआईबी को लेके। जो पीआईबी की न्यूज है, पहला है कि वाइस प्रेसिडेंट कॉल फॉर मेक एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलेंस, कैसे करके बात हुई उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल फॉर एग्रीकल्चर, ये है डाल दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल फॉर एग्रीकल्चर, है ना, कॉल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कुछ एग्रीकल्चर में इंप्रूव करना चाहते हैं इंडिया का। एक चीज आपको पता है कि इस टिल 2020 है ना, 2020 तक एक हमेशा न्यूज में रहेगा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड फार्मर जो है वो फोकस है। तो उन्होंने कहा है कि अवर एग्रीकल्चर शुड बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि अवर एग्रीकल्चर शुड बी, और हमारा जो कृषि है वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है अवर कृषि, अवर एग्रीकल्चर शुड बी, हमारा एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने बात की है। पहला उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट रेसिलेंस, क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट रेसिलेंट का मतलब होता है कि ये जो क्लाइमेट को बदलते हुए जो क्लाइमेट चेंज है उसके अकॉर्डिंग हो, यानी अगर क्लाइमेट चेंज भी होता है तो क्लाइमेट चेंज से उसको खतरा ना हो, यानी जलवायु परिवर्तन समर्थित हो। अगर क्लाइमेट चेंज भी होता है तो बहुत ज्यादा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करना, हाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करना नहीं, देखो उन्होंने क्लाइमेट अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम जो भी हमारे सीड्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, अगर थोड़ा क्लाइमेट चेंज भी होता है तो वो बैडली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, क्लाइमेट फ्रेंडली हो। अवर एग्रीकल्चर शुड बी क्लाइमेट फ्रेंडली। अगर थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज भी होता है तो उसको एडजस्ट कर सके, इसको बोलते हैं। उसके बाद है इसमें उसमें जो भी एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर फॉर प्रॉफिट। उन्होंने ये की कहा है कि
एग्रीकल्चर ऐसा हो जिसमें प्रॉफिट हो, एग्रीकल्चर फॉर प्रॉफिट। उसके बाद है सस्टेनेबल हो, है ना, सस्टेनेबल हो, ये भी उन्होंने बोला। एग्रीकल्चर कैसा हो, सस्टेनेबल हो, सतत विकास, यानी वो बहुत ज्यादा, सस्टेनेबल का मतलब कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली हो, है ना, इको फ्रेंडली होना चाहिए एग्रीकल्चर। उसके बाद उन्होंने बोला है विद स्टैंड इन ड्रॉट। नेक्स्ट यहां पे लिख लीजिए, विद स्टैंड ऑल्सो इन ड्रॉट। उन्होंने कहा कि अगर सूखा भी पड़ जाता है, ड्रॉट भी होता है, तब भी उसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और एग्रीकल्चर हो वो प्रॉफिट वाला हो, लॉस वाला ना हो। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो किस एडजस्टेबल हो फ्लड एंड डिजीज, है ना, फ्लड एंड डिजीज। तो फ्लड और डिजीज के लिए भी एडजस्टेबल होना चाहिए। तो हम ऐसा कुछ एग्रीकल्चर करें जिसकी जिसमें फ्लड का भी असर ना हो, और डिजीज का भी असर कम हो, और ड्रॉट का भी असर कम हो, और वो सस्टेनेबल हो, और एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्ट फॉर प्रॉफिट हो, और क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव असर ना पड़े। एक्चुअली क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे थे, और जो डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, एग्रीकल्चरस हैं, जो कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको एग्रीकल्चर का कुछ ऐसा टेक्निक बनाना है, एग्रीकल्चर पे ऐसा रिसर्च करना है कि क्लाइमेट चेंज का भी असर उस पर कम हो ना हो। सेकंड, ऐसा फार्मिंग हो, कृषि एग्रीकल्चर हो जिससे उसको प्रॉफिट हो। एंड थर्ड बात बोली कि सस्टेनेबल हो। एंड उन्होंने कहा ऐसा एग्रीकल्चर का टेक्निक आप बनाइए कि वो ड्रॉट यानी जहाँ सूखा है वहां भी हो सके, और अगर फ्लड आता है और कोई डिजीज आता है उससे भी वो फाइट कर सके। तो उन्होंने ये बातें बोली हैं। तो उन्होंने कहा है कि व्हाट शुड बी डन, इसके लिए क्या होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें है व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, कौन कौन से इसमें स्टेप निकालना चाहिए। तो पहली, और क्या क्या करना चाहिए उनमें, पहले उन्होंने बोला है कि इंश्योर प्राइस ऑफ क्रॉप्स, इंश्योर प्राइस ऑफ क्रॉप। सबसे पहला ये किया जाना चाहिए कि जो क्रॉप का प्राइस है वो इंश्योर हो, पहली बात, ठीक है। तो ये चीजें इंश्योर ऑफ प्राइस, इंश्योर प्राइस ऑफ क्रॉप, तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है ऑफ क्रॉप कि क्रॉप्स सर कैपिटल लेटर लिखिए सर, नहीं बुझा रहा है सर। नहीं बुझा रहा है। तो हमने कहा पहला लिखिए, पहला समझिए, इंश्योर प्राइस ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों का मूल्य निश्चित होना चाहिए, फसलों का मूल्य निश्चित होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो हमारा फूड हो विद न्यूट्रिशंस एंड फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी। और उन्होंने कहा कि जो हमारे जो किसान हैं उनको फूड सिक्योरिटी की भी गारंटी होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी की गारंटी हो। पहली बात क्या है, इंश्योर द फूड प्राइस ऑफ क्रॉप, उसके बाद फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है नेक्स्ट उन्होंने बात बोली है कि डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, डेवलप टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलप करो, किया जानी चाहिए जो डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और सीमांत किसानों के उपयोग करने लायक, छोटे और सीमांत किसानों के उपयोग करने लायक तकनीक विकसित करनी चाहिए।
क्योंकि जो ये बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, डेवलप टेक्नोलॉजी, है ना, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल 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 का मतलब होता है सीमांत किसान। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, दो बातें इन्होंने बोली हैं, ठीक है। इन्होंने कहा जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उसमें क्या होना चाहिए, पहली जो चीज है कि उसका प्राइस जो है वो फिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी है वो भी इसका फिक्स हो। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, वो छोटे छोटे किसान एंड मार्जिनल फार्मर यानी सीमांत किसानों के लिए भी हो। उसका उन्होंने कहा है कि डेवलपिंग नीड वेस्ट फार्मिंग मशीनरी, डेवलपिंग नीड वेस्ट फार्मिंग मशीनरी। और कैसे, डेवलपिंग नीड वेस्ट यानी जिसकी आवश्यकता हो, है ना, नीड वेस्ट मशीनरी, हाँ, नीड वेस्ट मशीनरी ये बनाई जानी चाहिए, नीड वेस्ट मशीनरी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डू, क्या, या कह सकते हैं कि गिव द सम सजेशन फॉर डबल इनकम 2020, डबल इनकम को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, या कह सकते हैं कि व्हाट शुड बी डन फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट ऑफ फार्मर, तो क्या फार्मर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि ये जो एमएसपी की बात हो रही है, यही बात हो रही है, किसान अभी कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी की भी गारंटी हो, ये भी हो, और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे और सीमांत किसानों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टेक्नोलॉजी है जिसका प्राइस बहुत हाई है, सपोज कीजिए किसी के पास केवल 5 हेक्टेयर है जमीन, सपोज कीजिए किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है ना, 1 हेक्टेयर है, तो वो बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं ले सकता, बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता। और हमारे इंडिया में जो फार्मर हैं वो उनका जो साइज ऑफ फील्ड है बहुत छोटा है, यानी हमारे यहाँ लो इनकम फार्मर है, लो इनकम फार्मर, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम है वो हरियाणा और पंजाब के फार्मर की है। बाकी एक एवरेज है हमारे इंडिया में कि 3 बीघे जमीन पर पर्सन है, उससे भी कम है, यानी जो साइज ऑफ लैंड है, साइज ऑफ फील्ड है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर हम डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो सीमांत किसान, स्मॉल छोटे किसान हैं, वो किसान है जो अपनी भूमि के साथ साथ अदर पर्सन की लैंड पर भी काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जो इनसे थोड़े से ज्यादा लैंड होती है, लेकिन वो इतने प्रॉस्पर नहीं है कि वो यानी 5 लाख का कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई टेक्नोलॉजी ले पाए। तो जो टेक्नोलॉजी बनाई जाए वो ऐसी हो वो उसको बेयर कर सकें, वो उसको खरीद सकें, इतना पैसा उनके पास हो रहता है, उतने ही प्राइस की बनाई जाए, बहुत कॉस्टली ना हो। उसके बाद है डेवलपिंग नीड वेस्ट मशीनरी, जो मशीनरी का डेवलप किया जाए वो ऐसी हो जिसकी वास्तव में नीड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट इन फार्मिंग, वैसे ही टेक्नोलॉजी या वैसे ही मशीनरी डेवलप की जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक समझ गए। पहला उन्होंने क्या बोला है कि क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट था।
जलवायु परिवर्तन विरोधी या रोधी, जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था, उन्होंने बोला था कि ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें प्रॉफिट हो। तीसरा पॉइंट लिखाया था हमने कि वो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, यानी एक ऐसा नहीं जैसे पंजाब और हरियाणा किसानों ने किया। उसके बाद है विद स्टैंड इन ड्रॉट, ऐसी कृषि हो जो सूखे में भी हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फ्लड एंड इन एंड डिजीज, ऐसी एग्रीकल्चर हो जो फ्लड में भी हो जाए और जो बहुत, जिन पे बहुत ज्यादा डिजीज ना हो, बहुत ज्यादा बीमारियां उन फसलों को नहीं लगनी चाहिए, ऐसी हो। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। पहला जो सबसे दो वर्ड कंट्रोवर्टी जो कंट्राडिक्टरी है, पहला वर्ड है इसमें सस्टेनेबल एंड सेकंड वर्ड है इसमें प्रॉफिट। सस्टेनेबल एंड प्रॉफिट दोनों में एक विरोधाभास है ना। अगर हम सस्टेनेबल करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट करेंगे तो सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक है, गुड्डू समझ में आ रहा है? ठीक है स्वप्निल, नाजुका क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना है। देखो, इंडियन फार्मर नीड सपोर्ट, इंडियन फार्मर नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बात सच है। जब तक गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगा, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट मूव इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या ग्रीन एग्रीकल्चर या इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, वो नहीं कर सकते, है ना। फार्मर नहीं मूव कर सकते तब तक। तो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला तो ये कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा उतना प्रोडक्शन, मतलब उनका जो 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 भी उनका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो अगर सस्टेनेबल आप चाहते हैं, गवर्नमेंट सस्टेनेबल चाहती है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, है ना, ये चीज है। और दूसरी बात है कि कुछ हाईली रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। हाईली रिस्ट्रिक्शंस मींस कि पूरी तरह से बैन कर दे यूरिया को बैन कर दे, तो हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो भी है उनको बैन करे, या फिर जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनको बैन करे, तब हो सकता है। ठीक है, वैसे नहीं, क्योंकि हम उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जिनको नॉलेज बहुत कम है। अगर जिनको नॉलेज बहुत कम है तो कुछ चीज हमें हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। हार्ड स्टेप जैसे पूरी तरह से बैन कर दीजिए यूरिया, पूरी तरह से बैन कर दीजिए आप पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड है, तो कुछ इससे प्रॉब्लम होगी, फार्मर के प्रोटेस्ट भी होंगे, है ना। तो कई सारे हिंड्रेंस आएंगे उसमें, उसके लिए फेस करना है। तो ये था। नेक्स्ट इसमें है, इसी के लिए एक, ये तो खैर आपको पता होगा, पीएम किसान निधि, पीएम किसान निधि। ये क्या है पीएम किसान निधि? पीएम किसान निधि स्टार्टेड इन 2019। ठीक है, जो पीएम किसान निधि है वो भारत सरकार द्वारा, ही तो कल मैंने बताया था, ये 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड। तो यानी केंद्र, ये वही स्कीम है। ये कब शुरू हुई थी वो भी हमको बता दे रहे हैं। हाँ, ये शुरू हुई है 1 दिसंबर 2018,
इन ए ईयर गवर्नमेंट एक साल में, अब आपको समझ में आ जाएगा, एक साल में गवर्नमेंट 6,000 रुपीज डालती है अकाउंट में, है ना, इन 3 पार्ट, 3 भागों में। तो वही है ये पीएम किसान निधि, पीएम किसान निधि। तो ये है, तो ये भी तरह से सपोर्ट है, मैंने पहले उसको डिस्कस किया है। तो सीधा सर पीएम किसान योजना सर 2018 में है सर, 1 दिसंबर 2018 को। हाँ हाँ हाँ, पीएम किसान निधि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, नॉट एनी कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट। और ये 2018 में है, और इसमें 6,000 पर ईयर, है ना, 2000, है ना, 2000 इस तरह से अकाउंट में पड़ते हैं फार्मर के। ये है, ये था आपका प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कॉल फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इसमें एसोचैम वीक 2020, एसोचैम वीक। तो एसोचैम के बारे में सुना है कभी, ये क्या है, कैसे है? क्योंकि एसोचैम वीक को जो इनॉग्रेट किया है या जो एड्रेस किया हमारे पीएम ने किया है, तो पीएम ने किया है तो अपने आप में बड़ी बात है, तो उसको समझिएगा कैसे है, क्या है ये एसोचैम। ये क्या है ये एसोचैम? पहली बात, एसोचैम इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फुल फॉर्म पर लिख लेते हैं क्या है ये, द एसोसिएटेड chambers and of commerce and industry of India, नहीं, हाँ, and industry of India, industries of India, of India। तो ये है, ये फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये पहली बात है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्थान है ये, ठीक है, गैर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन 1920 में, 1920, यानी इसको बने हुए 100 साल, 100 ईयर हो गए इसको बनने में, 100 वर्ष हुए। इसलिए ये कभी पूछ सकता है ना, इसलिए ये पूछ सकता है एसोचैम। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संस्था है। उसके बाद उसमें एक चीज और देखते हैं हम, इसके कुछ ये तो हेडक्वार्टर है, बाकी रीजनल सेंटर भी हैं इसके। तो रीजनल सेंटर लिख लीजिए कौन कौन से हैं, है ना। रीजनल सेंटर है इसमें मुंबई, ठीक है, मुंबई। उसके बाद है चेन्नई, नहीं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता है, मुंबई नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद एंड बेंगलुरु एंड कोलकाता। तो ये इसके रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर है। अब सीधे सीधे बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, यानी इसके कार्य कौन कौन से क्या हैं। टू प्रमोट
टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है इसका? टू प्रमोट डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये चीज ध्यान रखना है कि क्या है ये, कि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को ये प्रमोट करने के लिए काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा। पहला तो क्या इसमें है, टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद है रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। दूसरा इसमें है रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, है ना, ट्रेड बैरियर्स, हाँ, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। उसके बाद है तीसरा इसमें है हेल्प इन ग्रोथ इंडस्ट्री। ये है, ठीक है। तो इस तरह से तीन काम है, मेजर है इसके, टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। भारतीय और विदेशी व्यापार को प्रमोट करने का काम करता है। उसके बाद है रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, जो व्यापार में आने वाली बाधाएं हैं उनको ये काम कम करता है और इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा देता है। अभी देखो, अभी क्या है कि अभी एसोचैम, हाँ, द एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। द एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, यानी 100 ईयर का अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। ये तो लिख लिया आपने, तो लिख लीजिए द एसोचैम एंटरप्राइजेस, ये किसने दिया है? ठीक है, पीएम ने दिया है। पीएम प्रेजेंट द एसोचैम इंटरप्राइजेस, है ना, हाँ, इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, सेंचुरी अवार्ड ये दिया गया है रतन टाटा को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रतन टाटा को ये दिया गया है ये अवार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, द एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया है? पीएम के द्वारा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाता है जब कोई हमारे किसी को पीएम अवार्ड देते हैं, है ना। पीएम है, प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो 3 लोग अगर किसी को प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो वो न्यूज में हो सकता है। तो ये रतन टाटा को मिला है द एसोचैम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में ये बनेगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोचैम, ये क्वेश्चन बनेगा। तो 3 ऑब्जेक्टिव मैंने बताए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव द प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दूसरा था रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स, और तीसरा था हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं ये एसोचैम। तो ये है, बाकी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और 3 इसके रीजनल सेंटर हैं, वो है रीजनल सेंटर कहाँ पर? अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। ठीक है, एक बार अगर हिंदी अगर चाहे तो आप देख लेना, लेकिन वैसे इसकी हिंदी बहुत ज्यादा ठीक से नहीं दी होगी, है ना।
एसोचैम हमने तो पढ़ा, अगर हिंदी में भी पढ़ा है तो ऐसे ही लिखा हुआ है, आज भी एसोचैम ऐसे लिखा होता है हिंदी में भी, ठीक है। आज के साथ पेपर में भी अगर किसी पेपर में दिया होगा तो इसी तरह से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट, इंडिया और बांग्लादेश वर्चुअल समिट। इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश वर्चुअल समिट, वर्चुअल का मतलब जानते हैं, भारत और बांग्लादेश का क्या क्या बोलेंगे वर्चुअल को, वर्चुअल का हिंदी में होता है आभासी, है ना। यहाँ पे वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल समिट। जैसे हम लोग, जैसे हमारे पीएम यहाँ पे हैं और शेख हसीना जी अपने घर पे हैं, अपने जहां भी हैं, और हमारे पीएम जी इंडिया में हैं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। हिंदी में पढ़ेंगे वर्चुअल का मीनिंग तो आपको मिलेगा आभासी, तो वो तो और कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं इंडिया बांग्लादेश ऑनलाइन समिट, ठीक है। गुड्डू, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? सर 16 दिसंबर को 1971 को रिलीज अलग हुआ था ना पाकिस्तान से बांग्लादेश। हाँ अभी हाँ 16 दिसंबर को उसकी वो बनाई है उन्होंने। तो वो इसीलिए न्यूज में है ये, इसीलिए न्यूज में है। मुजीबुर रहमान जो थे वो फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है इनको। यस तो सर। उसी पर हम बात करेंगे अभी। तो इंडिया बांग्लादेश का वर्चुअल समिट हुआ है ना, ऑनलाइन समिट हुआ है। तो कुछ कुछ बातें थी कि ये जो समिट हुआ है उसमें देखो क्या फर्क हो जाता है आपको द हिंदू पढ़ने में और पीआईबी पढ़ने में। देखिए मैं आपको इसका दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ। यस ठीक है, ये हाँ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा उसके। हाँ देखिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है रियल में। ये देखिए, ये हमने न्यूज अभी यहाँ से जब आप पीआईबी आप देखोगे, है ना, श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये जो भाषा है ना, ये आपको सिर्फ यही मिल सकती है, डीडी न्यूज में ही या फिर पीआईबी में मिल सकती है। और ये देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, यानी जो लोग जो नाम यूज करते हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, मतलब इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखोगे हिंदी मीडियम का तो खैर अलग ही बात है, द हिंदू में भी देखोगे तो इस तरह से नाम नहीं दिया होगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमने बोला था, दैट इज ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल नेम है। तो ये डेटा को पढ़ने का एक ही फायदा होता है कि बहुत सारी चीजें जो हमें ऑफिशियल डेटा से ही मिल पाती है, ठीक है। तो खैर अब हम लोग बात करते हैं कि इनमें क्या क्या बातें हुई। पहली जो बात हुई है इसमें रीजनल एंड इंटरनेशनल, पहली जो समिट में बात हुई थी वो ही है रीजनल एंड इंटरनेशनल इशू, है ना, इंटरनेशनल इशू, ठीक है। यानी पहली बात हुई है क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात हुई है कल, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। दूसरी जो बात हुई है वो है लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश। दूसरी बात हुई है
लिबरेशन, है ना, लिबरेशन, ठीक है, हाँ लिबरेशन ही, हाँ, लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, यानी जो लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश का मतलब ये है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ने पार्टिसिपेट किया था इन 1971 में, जिस समय बांग्लादेश अलग हुआ, तो उसको हम बोलते हैं लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश। इस पर भी बात हुई है, इस पर भी हम समझेंगे। देखो समझेंगे क्या, समझ ही लीजिए कि लिबरेशन ऑफ वार ऑफ बांग्लादेश का मतलब ये है कि इसमें एक ऐसा वार हुआ था 1971 में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फॉर फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश, यानी पूर्वी पाकिस्तान सा था, उसको बांग्लादेश में कन्वर्ट कराया। ईस्टर्न पाकिस्तान फ्री या कन्वर्ट एज ए पीपल्स ऑफ रिपब्लिक बांग्लादेश, यानी पीपल्स ऑफ रिपब्लिक बांग्लादेश में वो कन्वर्ट हुआ, यानी 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया गया। किससे? पाकिस्तान से। और किसने उसमें जो मेन भूमिका निभाई थी, मेन रोल किसका था? भारत सरकार का। भारत सरकार का मतलब मिसेस गांधी का, इंदिरा गांधी का। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी और बांग्लादेश की तरफ से मुजीबुर रहमान थे, मुजीबुर रहमान। तो ये लोग थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया पावरफुल था। 71 तो तक हम लोग बहुत कुछ हो चुके थे। तो लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश का मतलब है ए वार रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। और बांग्लादेश को अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत देखो एक कई सारी रिवर हैं जिनको लेके इंडिया और बांग्लादेश में डिस्प्यूट रहता है, तो उन रिवर के नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस ऑन रिवर, क्या नाम है? इच्छामती एक नाम है रिवर। डिस्कस ऑन रिवर, इच्छामती एक रिवर है, उस पर डिस्कस हुआ है। और क्या डिस्कस हुआ ये अभी डेटा क्लियर नहीं है। दूसरी रिवर है कालिंदी, कालिंदी रिवर है, उस पर क्वेश्चन ये बन सकता है किस देश, किस कंट्री के साथ ये डिस्प्यूट रिवर है। उसके बाद इसमें है हाँ रायमंगोली ये भी है। और उसके बाद है हरिभंगा, ये भी रिवर है, हरिभंगा। हरिभंगा भी एक रिवर है, ठीक है। और इस पर भी बात हुई है उन्होंने। उसके बाद एक अभी क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने एक थोड़ा सा रास्ता मांगा है पद्मा रिवर से, ठीक है। जो पद्मा रिवर है उस पे बांग्लादेश ने बोला है कि पद्मा शायद 1.5 किलोमीटर का एक रास्ता है पद्मा रिवर से। तो खैर क्वेश्चन का नहीं बनेगा, उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद एक तो ये हुआ कि रीजनल इंटरनेशनल इश्यू पे बात हुई, दूसरी लिबरेशन ऑफ वार ऑफ बांग्लादेश, इस पर डिस्कस हुआ, और रिवर डिस्प्यूट पर बात हुई, और सपोर्ट फॉर यूएनएससी, इस पर भी बात हुई, ठीक है। सपोर्ट फॉर यूएनएससी, यूएनएससी समझते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये ध्यान दीजिए, यूएनसी को हम फुल फॉर्म देते हैं यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है गुड्डू समझिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, इसको लेकर भी बात हुई है। यानी संयुक्त राष्ट्र परिषद, सुरक्षा परिषद में भारत नहीं है, इस पर भी लेके बात हुई है। उसके बाद है यहाँ पे और किस किस पे बात हुई है, ये कभी देखो क्या हुआ ना कि क्वेश्चन ये बन सकता है, ये मैं सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन में भी रिलेट टू लाइक डिस्कस इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, है ना, भारत के बांग्लादेश से क्या क्या संबंध है। तो आप बता सकते हो कि हम लोगों के रिवर डिस्प्यूट है, हम लोगों के बॉर्डर डिस्प्यूट है, हम लोग बात कर रहे हैं एसडीजी पर, एसडीजी पर भी बात हुई है, ठीक है, एसडीजी पर भी बात हुई, एसडीजी 30, एसडीजी पर भी बात हुई है। और किस पर बात हुई है इसमें, और एक बात हमारे प्रधानमंत्री ने बोली है उनसे कि उन्होंने हमारे अवर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, हमारे पीएम ने, कि उनकी प्रशंसा की है, उनको अप्रिशिएट किया है इस बात को लेके कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने रोहिंग्या ट्राइब्स को अपने यहाँ रखा है, ठीक, अपने यहाँ सपोर्ट किया है, अपने यहाँ उनके एक अलग से सेटलमेंट बनाया है। तो हमारे पीएम ने इस बात पर भी उनकी तारीफ की कि यह बहुत ही आपने ह्यूमैनिटी का काम किया है, आपने एक मानवता का काम किया है कि आपने जो लोग रखाइन बॉर्डर पे थे या रखाइन एरिया में थे, अच्छा रखाइन एरिया जानते हैं आप लोग, रखाइन एरिया का मतलब रखाइन रीजन कौन सा है ये, रखाइन क्षेत्र, रखाइन क्षेत्र इज ए बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, या माउंटेन रीजन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो रखाइन जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर एक क्षेत्र है ना, रखाइन इज ए बॉर्डर, इज ए रीजन इन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक रीजन है, एक माउंटेन रीजन है, और इसी रीजन में जो रोहिंग्या ट्राइब है वो रहते थे, और उन्हीं ट्राइब्स को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, यानी उनको हेल्प किया है, और इसलिए हमारे पीएम ने उनकी तारीफ की है, ये बात भी है। दूसरी बात थी इसमें फेनी ब्रिज, फेनी ब्रिज की बात हुई है। तो कभी ये बन सकता है कि व्हाट इज द फेनी ब्रिज, फेनी ब्रिज, पहले तो बन सकता है सीधे प्रीलिम्स में, फेनी ब्रिज जो है, फेनी पुल किस देश में बना है। तो फेनी जो ब्रिज है वो इज ए 1.8 किलोमीटर, ये जो ब्रिज है वो 1.8 किलोमीटर है बिटवीन इंडिया में एक जगह है इंडिया में, सैबरम है ना, सैबरम को जोड़ता है, और ये पाकिस्तान में किसको जोड़ता है बता सकते हैं, रामगढ़ को, सॉरी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बीच में है, बांग्लादेश को रामगढ़ को जोड़ता है, रामगढ़। तो ये है, तो फेनी ब्रिज इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में सैबरम एक एरिया है जो कहां पर है, त्रिपुरा में, और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को लेके बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को लेके। और ये जो ब्रिज है, ये अभी जो फेनी ब्रिज है, इस ब्रिज की शुरुआत हुई थी इंडिया गवर्नमेंट, बराक रिवर पे है ये? नहीं फेनी रिवर पे है,
ये त्रिपुरा से शुरू होता है और बांग्लादेश के इंटीरियर पार्ट में आता है। बांग्लादेश का इंटीरियर रीजन है, आंतरिक भाग है, वहां पे रामगढ़ जगह है, वहां पर है ये। और ये 2010 में बनना शुरू हुआ और इसको दिसंबर 2020 में ये बनकर रेडी हुआ है। 10 साल इसको लगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग सीधे जो एक बंगला, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो पूरा क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। हम सीधे इंडिया में कलकत्ता से सीधे ढाका, ढाका से सीधे रामगढ़। तो जो रामगढ़ रीजन है वो पॉइंट है जहां से त्रिपुरा कनेक्ट होगा, और वो डिस्टेंस है वो 1.8 किलोमीटर है, 1.8 किलोमीटर है उस रीजन में। तो इससे क्या होगा, हम लोग सीधे सीधे, जैसे ये इंडिया का जो पार्ट है ये वाला, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, पूरा नहीं हमें चक्कर काटना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम जाना हो, त्रिपुरा जाना हो, नागालैंड जाना हो, तो सीधे हम लोग क्रॉस कर जाएंगे बांग्लादेश से होते हुए। तो इसीलिए ये 2010 में एग्रीमेंट हुआ था इस ब्रिज का। और जो फेनी रिवर है, और सर बॉर्डर सर क्या घिरा हुआ सर नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर पर सर? कैसा नहीं है? बोल रहे हैं सर बॉर्डर है सर, तो बांग्लादेश का बॉर्डर है जो घेरा हुआ नहीं है सर। गहरा हुआ तो है, लेकिन जब किसी देश में यातायात के समझौते होते हैं तो वहां से एक ऑफिशियली रास्ता दिया जाता है। भारत और बांग्लादेश में ये समझौता हुआ है कि आप हमें अपने देश से निकल लेने दीजिए, और ये एग्रीमेंट हुआ है। इसके लिए उन्हें कुछ पैसा भी दिया जाएगा, टैक्स वगैरह जो भी होगा। तो मतलब अगर आपके घर से कोई निकलना चाह रहा है, तो अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, निकलने देंगे उसको, है ना। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है ना। ये 2010 में काम शुरू हुआ था इस पे, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और ये बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, कि अगर हमें सीधे म्यांमार बॉर्डर पे जाना है तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम। और दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं जब हमें रास्ता मिल गया तो हम बांग्लादेश को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे ट्रिक या जो भी चीजें हैं वो अगर कलकत्ता से जा रही है बांग्लादेश होते हुए, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव तो है ना। तो बांग्लादेश, और यही मतलब मिसेस गांधी ने तो खैर नहीं किया, वो चाहती तो बांग्लादेश भारत में शामिल हो जाता, लेकिन ये अब आगे चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। तो बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को लिंक करने का रीजन 2 है। पहला ये है कि डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूरी हमें कम तय करनी पड़ेगी। और दूसरा रीजन है कि हमारे उससे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और तीसरा रीजन डिप्लोमेटिक भी है। अगर हो सकता है कोई चाइना कंट्री या म्यांमार कंट्री या पाकिस्तान ही कोई अगर बांग्लादेश में बैठ के हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, तो उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। तो ये भी फायदे हैं। तो 3-4 फायदे हैं इसमें हमारे। यस। ठीक है। तो फेनी रिवर, ओरिजिन ऑफ फेनी रिवर फ्रॉम त्रिपुरा, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो है ओरिजिन ऑफ फेनी रिवर, है ना। जो फेनी रिवर है उसका ओरिजिन है कहां से? त्रिपुरा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, त्रिपुरा से निकलती है फेनी रिवर, ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, टॉपिक तो काफी थे इसमें, योगासना। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी कि इंडिया और बांग्लादेश के बारे में अब और रिलेशन अच्छे हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे पीएम की जो पॉलिसी है या हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, है ना। ये बहुत अच्छा है, हमारे इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी पड़ोसी सबसे पहले, और ये बहुत अच्छी चीज है।
है ना। एक चीज तो है, जो भी इस सरकार में जो भी चीजें रही हों, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिसी को काफी अच्छा किया है ना। चाहे वो छावार पोर्ट को लेके आगे काम बढ़ाया इन्होंने, या फिर जो रिम वाला एरिया है ना, उसको भी काम अच्छे बढ़ाया है। इंडोनेशिया से अच्छे रिलेशन कर लिए इन्होंने, मॉरिशस से अच्छे रिलेशन कर लिए, मालदीव से अच्छे रिलेशन कर लिए इन्होंने। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो काफी अच्छा है ये जो भी सिस्टम इस समय गवर्नमेंट है। तो देखिए, योग आसन, योग आसन, ठीक है, योग आसन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि योग आसन, है ना, योगासन should be as a sport, है ना, on globe level, on globe level। और भारत सरकार ने इसको खेलो इंडिया में शामिल किया है ना। इंडिया ने इसको खेलो इंडिया, है ना, खेलो इंडिया एक टूर्नामेंट होता है, उसमें इसको एज ए गेम शामिल किया है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं पता। तो उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने बोला है, या खेल मंत्रालय ने बोला है कि हम योगासन को एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनाने जा रहे हैं वो लोग, ऐसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट कैसे बना सकते हैं, उसका अभी कोई वो नहीं है, कैसे होगा ये। और मुझे लगता है कि अगर योगासन अगर स्पोर्ट में पहुंच गया, अगर ओलंपिक ही पहुंच गया, तो दो ही कंट्री टॉप पे रहेंगे फिर, या तो इंडिया रहेगा या फिर चाइना होगा, है ना। तो इंडिया होना चाहिए इंडिया को, लेकिन चाइना भी हो सकता है। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि योग आसन को किसमें शामिल करने की बात की गई है, कि एज ए स्पोर्ट में शामिल करने की बात की गई है। और भारत सरकार ने इसको खेलो इंडिया टूर्नामेंट में शामिल भी कर लिया है इसको, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर इसका अभी तक नहीं बना है। और नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें टाइम तो हो गया शायद ना, कुछ टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए आप। टाइम में चलो नोट्स तो दे ही दूंगा, कम से कम एक हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे, नेफेड। आज के पेपर में शायद आपने देखा होगा इसको, नेफेड को। नेफेड, ये क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में आपके, है ना। नेशनल एग्रीकल्चर, ये एक तरह से, और कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और दूसरा टॉपिक है इसमें पीएम आशा, ठीक है, हाँ, पीएम आशा, ये भी टॉपिक है, इसको भी हम बात करेंगे। उसके बाद है इसमें पोस्ट ब्रेक्सिट यूके इंडिया, पोस्ट ब्रेक्सिट यूके एंड इंडिया, यानी ब्रेक्सिट के बाद यूके इंडिया के रिलेशनशिप क्या होंगे। देखो, इस बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में मेंस में पूछ सकता है यूके को लेकर, क्योंकि यूके के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे जो यानी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, या जो रिपब्लिक डे है सेलिब्रेशन, उसमें वो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं 26 जनवरी को। उसके बाद है इसमें इंडिया इंडोनेशिया कॉरपेट, चौथा है इसमें कॉरपेट क्या है ये, इंडिया और इंडोनेशिया, ठीक है,
इंडोनेशिया के रिलेशनशिप को लेके है। और उसके बाद 5वां टॉपिक इसमें और देख लेना आप लोग, सागर। सागर इसी में है, सागर आपने पढ़ा होगा, सागर। और उसके बाद हाँ यही टॉपिक है, ठीक है। ये कोशिश करेंगे इसके हम आपको नोट्स दे दें, नहीं तो वीडियो तो कल तो सैटरडे, क्लास तो कल भी हमारी है सर, नोट्स भी दे दीजिएगा। हाँ कोशिश तो कर रहे हैं यार नोट्स देने की, संडे सैटरडे इसलिए, और जल्दी ही आज मैंने बनाए भी हैं कुछ नोट्स। आप लोग एक काम कीजिए, जो पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, हिंदू दैनिक जागरण तो ठीक है ना, पीआईबी डीडी न्यूज पे ज्यादा फोकस कीजिए, एआईआर पे, है ना। कभी कभी मेरा मन करता है मैं तो बोल दूं कि पेपर पढ़ो ही मत, कि जिस तरह से पेपर में आ रहा है बहुत कुछ नहीं है। मतलब सही बताऊं, न्यूज़पेपर को अगर आप समझेंगे, अगर आप दैनिक जागरण को पढ़ते हैं, जनसत्ता को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को बचाने में लगे रहते हैं। अगर आप हिंदू को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर अटैक करने में लगे रहते हैं। मतलब रियल में चीजें क्या हैं ये समझ में नहीं आती। मतलब या तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप जनसत्ता हिंदी वाले को देखिए, दैनिक जागरण को देखिए, अमर उजाला को देखिए, ये तीनों के तीनों पेपर कहीं ना कहीं बचाने में लगे रहते हैं। मतलब आपको पता चल जाएगा, वो चीजों हाईलाइट करेंगे जो किसानों के अगेंस्ट है ना, ये जो भी अभी गवर्नमेंट में चल रहा है, तो सरकार के जो सपोर्ट में वो बात करेंगे। और द हिंदू क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करेगा। मतलब सही भी चीजों के वही बात है। एक द हिंदू ऐसा है कि जैसे एनडीटीवी के रवीश कुमार, तो वो ऐसी बात करते हैं द हिंदू। आपको न रवीश कुमार की बात पे सहमत होना है और ना ही उनके जो आज तक पे सहमत होना है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू नीड ओनली इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड इम्पैक्ट। 3 बातें याद रखना आपको। इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसमें जैसे ये जितने मैंने टॉपिक किए हैं आपके, वो सारे पीआईबी से हैं। मुझे लगता है द हिंदू में फर्स्ट पेज पे कहीं थे ये, है ना। तो पेपर पढ़िए, क्योंकि अलग सी चीजें हैं कुछ। यही हाल रहा तो फिर यूपीएससी के स्टूडेंट हिंदू पेपर पढ़ना ही बंद कर देंगे। बहुत सारी, अगर आप पूरा पेपर पढ़ोगे तो 1 या 2 न्यूज आपको मिलेगी पूरे पेपर पढ़ने के बाद, तो वो सफिशिएंट नहीं है द हिंदू। अब पहले कभी था, क्योंकि पता है क्या है, सारी चीजें सिर्फ कम्युनिकेशन में है, एक्शन में नहीं है, कम्युनिकेशन में है। और जो पेपर है वो, और जो न्यूज़पेपर है, चाहे वो दैनिक जागरण है, चाहे वो अमर उजाला है, या द हिंदू है, या टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसके जो ऑडियंस है, इसका जो जो लोग रीडर हैं, वो सारे यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं करते। इसमें वो लोग भी है जो सब्जी बेचते हैं, है ना। तो ये चीज है। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं इन टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे इस पर नोट्स दे दें, वरना कल तो हम करवा देंगे इसको।